एपिसोड 33। मेरी आंख खुली तो किसी के बुलंद आवाज में गाने की आवाज आई। शायद झोपड़ों का मालिक वापस आ गया था। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक सोता रहा हूँ। प्याल में छुपे होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि बाहर दिन है या रात हो चुकी है। अचानक झोपड़ी के बाहर से कोई बोला, रामू भैया आ जाओ। हरी भाई, अंदर से कोई बोला। फिर कोई खांसता हुआ अंदर आ गया। आने वाला बहुत बुरी तरह खांस रहा था। रामू ने कहा, हरी भैया तुम इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करते? ये तो बढ़ती चली जा रही है। अरे अपना होश किसे है रामू भैया? हरी भाई हाँफती हुई आवाज में बोला। फिर अचानक उसका लहजा दुखी हो गया। मुझ जैसे गरीब आदमी को भगवान बेटी क्यों देता है? और बेटी देता भी है तो उसे सुंदरता क्यों देता है? कैसी बातें कर रहे हो हरी भाई? पुष्पा तो ठीक ठाक है ना? उसी का तो रोना है रामू भैया। कल शाम उसे छोटे ठाकुर ने देख लिया। सुबह होते ही उनका आदमी मुझे बुलाने आ गया। मैं गया तो छोटे ठाकुर ने कहा कि पुष्पा को काम करने के लिए हवेली भेज दिया करो। मैंने कहा भी कि सरकार मेरी घरवाली तो पहले ही बीमार है, मेरी बेटी हवेली में काम करती है, पुष्पा तो अभी बहुत छोटी है। फिर क्या बोला वो? कहने लगा, वो तुझे छोटी नजर आती है बुढ़े, सीधी तरह उसे हवेली भेज देना, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बड़े ठाकुर के देहांत के बाद तो छोटे ठाकुर ने वो परपुर्जे निकाले हैं कि बड़ी मालकिन तक को छिड़क देता है। गरीब की बहू बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। रामू ने नफरत भरे लहजे में कहा, पर अब मैं क्या करूं? कि अपनी भोली भाली फूल सी बेटी को उस पापी के हवाले कर दूं? हरी से सकने लगा, नहीं हरी भैया, मर्द होकर रोते क्यों हो? फिर क्या करूं रामू भैया, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे बस में होता तो उस हत्यारे छोटे ठाकुर का खून कर देता, मगर खून तो मैं अब भी कर सकता हूँ। हरी की आवाज में अजीब सी वहशत थी। मैं पुष्पा का खून कर दूंगा? रोज रोज मरने से अच्छा है कि वो एक ही बार मर जाए। क्या बक रहे हो? तुम अपने हाथों से अपनी बिटिया का खून करोगे? हो सकता है छोटे ठाकुर को किसी काम करने वाली की जरूरत हो। नहीं रामू, मुझे मत बहलाओ। इससे पहले छोटे ठाकुर ने बसंती के साथ क्या किया था, क्या तुम नहीं जानते? राधा और निर्मला के साथ जो कुछ हुआ उसे भी पूरा गांव जानता है। नहीं रामू भैया, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं पुष्पा को अपने हाथों से मार दूंगा। हरी बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा दिल जैसे कोई बुट्टी में लेकर मसलने लगा। मैंने सोचा, क्या दुनिया भर में यही कुछ होता है? अचानक मेरी नाक में प्याल का कोई तिनका घुस गया। मेरी नाक में बुरी तरह सरसराहट हुई और मेरे लाख जब्त करने के बावजूद मुझे जोरदार किस्म की छींक आ गई। वो दोनों बोलते बोलते एकदम खामोश हो गए। फिर रामू डपट कर बोला, कौन है? बाहर आ जाओ। उसने चंद लम्हे तौकीफ किया, फिर चीख कर बोला, बाहर आओ वरना मैं डंडे से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर वो हरी से बोला, हरी भैया तुम जरा दूसरे गांव वालों को बुला कर लाओ। गांव वाले आ जाते तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती। मैं ये सोचकर तेजी से बाहर निकल आया। दरवाजा खुला हुआ था। खुले दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी। इसका मतलब ये था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था। वो दोनों लाठियां उठाए खड़े थे और हैरत से मुझे घूर रहे थे। मेरा अंदाजा था कि उस वक्त मेरा हुलिया बहुत मजाका खेज होगा। बालों में घास फूस और झाड़ झंकार होगी। कपड़ों पर तो पहली गर्द की तय चढ़ी हुई थी। उनमें से एक डपट कर बोला, कौन हो तुम और इस झोंपड़ी में क्या लेने आए थे? उसकी आवाज सुनकर मुझे इल्म हुआ कि वो रामू है। उसका बदन मजबूत और हाथ पैर भरे भरे थे। सर के बाल सफेद थे मगर उसका जिस्म जवानों की तरह कसरती था। उसने फिर सख्त लहजे में पूछा, मुंह से कुछ फूटो, कौन हो तुम? क्या चोरी करने आए थे? मैंने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ चाचा। मुसाफिर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आवाज में दर्द पैदा करने की कोशिश की। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे ये झोपड़ी नजर आई तो मैं यहीं छुप गया। अच्छा तो तुम वही हो? रामू ने कहा, पुलिस वाले गांव में भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो यूं चौंका जैसे उसे कोई खास बात याद आ गई हो। तुम मुसलमान हो? पुलिस वाले कह रहे थे कि कत्ल और डकैती के एक मुलजिम हवालात से भाग गया है। तुम वही तो नहीं हो? तुम्हारा हुलिया तो वही है, लंबा कद, सफेद रंग, भूरे बाल और घनी मूछें। हाँ, हुलिया तो यही है। नानक राम के बेटे ने हंसकर पुलिस वालों से कहा था कि वो डाकू कोई अंग्रेज है क्या? मैं डाकू हूं ना ही कातिल। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया पुलिस वालों ने। मैंने मध्यम लहजे में कहा। फिर खुशामदाना अंदाज में बोला, मुझे 2-4 दिन के लिए यहीं छुपा रहने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने सवालिया अंदाज में हरी को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में मशवरा कर रहा हूं। हरी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है भैया, तुम यहीं छुपे रहो, मगर एक बात समझ लो, अगर पुलिस वालों को इल्म हो गया कि तुम यहाँ छुपे हो तो मैं कोई रियायत नहीं करूंगा और तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा, वरना वो मेरा जीना दूभर कर देंगे। ठीक है चाचा, मैंने हंसकर कहा। पुलिस यहाँ तक पहुंच भी गई तो मैं खुद कह दूंगा कि मैं जबरदस्ती यहाँ छुपा था। इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। तुम तो सुबह से भूखे भी होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रामू ने कहा तो मुझे खुद भी एहसास हुआ कि मैं भूखा हूँ।
مجھے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ رامو جاتے جاتے چونک کر رک گیا اور پھر پرخیال انداز میں بولا، مگر تم تو مسلمان ہو نا، تمہیں اپنے دھرم کے بھرشٹ ہونے کا خطرہ ہے تو مجھے مٹی کے برتن میں پانی لا دو، بعد میں اسے پھینک دینا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے بھیا، مجھے تو تیرے دھرم کا خیال ہے، میرا دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا۔ وہ جانے لگا تو میں بولا، چاچا کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں وہ خود ہی پولیس کو مطلع نہ کر دے۔ اسے بھلا کیا ضرورت پڑی تھی قاتل اور دہشت گرد کو پناہ دینے کی، اور دہشت گرد بھی مسلمان۔ میں اسے جانے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے زبردستی روکنے کی کوشش کرتا تو وہ دونوں شور مچا کر پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیتے۔ اس صورتحال کا حل صرف ایک تھا کہ میں ان دونوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، ان سے بھلا میری کیا دشمنی تھی۔ رامو کے جانے کے بعد میں نے ہری کو دیکھا، وہ خلاؤں میں تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت اور بے بسی تھی۔ مجھے بے اختیار اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے اچانک اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہری چاچا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، تم نے بھی میری بے بسی کی کہانی سن لی، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں چاچا۔ تم میری کیا مدد کرو گے؟ تم تو خود پولیس سے چھپتے پھر رہے ہو۔ میں چھوٹے ٹھاکر کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا کہ ہری بھی لرز گیا۔ مجھے بتاؤ اس کی حویلی کس طرف ہے، میں آج ہی گاؤں والوں کو ٹھاکر کے ظلم سے نجات دلا دوں گا۔ ہری کی آنکھیں چمکنے لگی، پھر فوراً ہی ان کی چمک مان پڑ گئی۔ وہ اداس لہجے میں بولا، مگر تم اکیلے کیا کر سکو گے؟ اس کے پاس تو بدماشوں کی ایک فوج ہے، ہتھیار ہیں، چوکیداری کے لیے بہت سے آدمی ہیں۔ تم تو بالکل خالی ہاتھ ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ گاؤں کے کسی آدمی کو بتانا بھی مت، میں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بس مجھے اس کی حویلی تک پہنچا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، میں جانتے پوچھتے تجھے نرک میں کیسے دھکیل دوں؟ میری فکر مت کرو چاچا، میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں، ہو سکے تو مجھے کہیں سے ایک رائفل لا دو۔ میری بات سن کر ہری طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ رائفل؟ ہم غریبوں کے پاس رائفل کا کیا کام؟ اس دوران میں رامو بھی واپس آ گیا۔ وہ باجرے کی 2 موٹی موٹی روٹیاں، ساگ اور مکھن لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور بولا، جھونپڑی کے باہر پانی کا مٹکا بھی موجود ہے، وہاں جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے شدت سے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ رامو اور ہری حقہ پی رہے تھے۔ رامو نے حقہ میری طرف بھی بڑھا دیا۔ میں نے 2 ہی کش لیے تھے کہ مجھے شدید کھانسی آ گئی۔ میں بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور بولے، یہ حقہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے بیٹا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر پانی پینے کے لیے جھوپڑے سے باہر چلا گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں دیر تک کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ دور کہیں سے لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں واپس جھونپڑی میں آیا تو رامو اور ہری سر جوڑے کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر رامو آہستہ سے بولا، بیٹا تو نے بہت خطرناک فیصلہ کیا ہے، اس میں تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان تو یوں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے چاچا، نہ جانے کب پولیس کی کوئی گولی مجھے چاٹ جائے یا پھانسی کا تختہ میرا مقدر ہو۔ پر بیٹا، نہیں چاچا، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ رات ٹھاکر کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ممکن ہے یہ میری ہی آخری رات ثابت ہو، مگر اب میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ مگر تو اکیلا بھی ہے اور نہتا بھی، رامو نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ایک جگہ سے تجھے ہتھیار مل سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ رگھومل کے گھر سے۔ اس نے آہستہ سے کہا، رگھومل چھوٹے ٹھاکر کا نوکر ہے، وہ رات کو چھوٹے ٹھاکر کی حویلی میں ہوتا ہے اور ایک پہر رات گزارنے کے بعد واپس آتا ہے۔ وہ ٹھاکر کا خاص آدمی ہے۔ ٹھاکر کے حکم پر لوگوں کو مارنا پیٹنا، چوریاں کرنا اور لڑکیوں کو اٹھا کر حویلی میں پہنچانا اس کا کام ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے سائے سے بھی کانپتے ہیں، اس کی بیوی اور بیٹیاں تک اس سے نفرت کرتی ہیں۔ تو پھر میرا پہلا شکار رگھومل ہی ہوگا چاچا، مجھے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے کہیں سے کپڑے نہیں مل سکتے، ان کپڑوں میں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کپڑے تو نہیں ہیں بیٹا، ہاں ایک گرم جرسی ہے میرے پاس، میں نے پچھلے سال نیلامی میں خریدی تھی۔ یہ کہہ کر رامو گھاس کے ڈھیر کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ کھٹ پٹ کرتا رہا، پھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فوجی جرسی تھی۔ یہ لو، اس میں جاڑا نہیں لگے گا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے جرسی لے لی۔ رات کے 8 بجے کے قریب گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ یوں بھی سردیوں کی رات میں گاؤں کے لوگ سورج غروب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ میں اور رامو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے رگھومل کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اس دن سردی کچھ زیادہ ہی تھی، یا پھر یہ میرا احساس تھا۔ جرسی کی وجہ سے میرا جسم تو کسی حد تک سرد ہواؤں سے محفوظ ہو گیا تھا، مگر میں ڈھیلا ڈھالا پاجامہ اور چمڑے کی ہلکی سی چپل پہنے ہوا تھا۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ مجھ پر یہ افتاد پڑے گی تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی جینز، چمڑے کی جیکٹ اور جاگرز پہن لیتا،
मगर हम तो उस वक्त सिर्फ चहलकदमी के मूड में थे। बस अचानक ही पुलिस आन पहुंची थी। वो सामने जो पक्का मकान है, रघु वहीं रहता है। रामू ने कुछ फासले पर एक पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया। ठीक है चाचा, अब तुम जाओ। अब तुमसे उस वक्त मुलाकात होगी जब मैं उस हत्यारे छोटे ठाकुर का खात्मा कर दूंगा। ये कहकर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ गया। गली में घुप अंधेरा था, मुझे मकान का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं कुछ और नजदीक पहुंचा तो मुझे मकान का दरवाजा नजर आ गया। वो लकड़ी का मजबूत दरवाजा था। मेरे हाथ में लंबी सी लाठी थी, उसके एक सिरे पर लोहे की शाम थी और रामू ने उसे खूब तेल पिलाया था। यही लाठी उसका हथियार थी जो उसने मेरे हवाले कर दी थी। मैं और आगे बढ़ा तो अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो ना जाने अंधेरे में कहाँ छुपा बैठा था। मैंने लाठी 2-3 दफा जमीन पर मारी तो कुत्ता कुछ पीछे हट गया, मगर मुसलसल भौंकता रहा। ये एक नई उफ्ताद आन पड़ी थी। वो कुत्ता भौंक भौंक कर गांव के दूसरे लोगों को भी इधर मुतवज्जो कर सकता था। काश मेरे पास रिवॉल्वर होता, मैंने सोचा। जीप से छलांग लगाते वक्त रिवॉल्वर वहीं कहीं गिर गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुककर उसे तलाश करता। मैं गिरते ही झाड़ियों में घुस गया था। अब फौरी तौर पर उस कुत्ते को खामोश कराना जरूरी था, वरना मेरा सारा मंसूबा चौपट हो जाता। मैं आगे बढ़ता तो कुत्ता भौंकता हुआ नजदीक आ जाता था। मैंने उसे नजदीक आने दिया। जो ही वो मेरी लाठी की जद में आया, मैंने लाठी दोनों हाथों से पकड़ी और घूम के पूरी कुव्वत से कुत्ते पे वार किया। लाठी उसकी खोपड़ी पर पड़ी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और फिर वो जमीन पर ढेर हो गया। अचानक सामने वाले मकान की खिड़की खुली तो मैं फुर्ती से दीवार के साथ चिपक गया। चंद लम्हे बाद खिड़की दोबारा बंद हो गई। मैं वहीं दीवार से चिपका खड़ा रहा। कुत्ते की खामोशी के बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया था। मैं थोड़ी देर खड़ा सुनगुन लेता रहा, फिर आगे बढ़ के रघु के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर से आहट सुनाई दी। कोई भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कदमों की चाप दरवाजे के नजदीक आकर रुक गई और किसी मर्द की करख्त आवाज सुनाई दी। कौन है? मुझे छोटे ठाकुर ने भेजा है। छोटे ठाकुर ने? अंदर से बोलने वाले की आवाज में हैरत थी, मगर ठाकुर का नाम सुनने के बाद उसने मजीद जरा नहीं की और फौरन दरवाजा खोल दिया। क्या बात है? उसने अंधेरे में आंखें फाड़कर मुझे घूरने की कोशिश की। उसका कद दरमियाना मगर जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ था। सर गठा हुआ था और उसने सर्दी से बचने के लिए पुरानी वजह का एक कोट पहन रखा था। वो उस वक्त नशे में भी था क्योंकि उसके मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। छोटे ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है? मैंने कहा। तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रघु, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो एकदम चौंक उठा और झपट कर मेरी गर्दन पकड़ ली। कौन है तू? बता, नहीं तो मैं तेरा झटका कर दूंगा। तू रघुमल को जानता नहीं है। मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसी को रघुमल समझ बैठा था। मेरा ख्याल था वो आज किसी वजह से हवेली नहीं जा सका होगा, इसीलिए मैंने बहुत एहतिमात से उसे रघुमल कह दिया था। उसने जो ही मेरी गर्दन पकड़ी, मैंने लाठी का सिरा बलम की तरह उसके घुटने पे दे मारा। जरब खासी शदीद थी। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने लाठी छोड़कर उसकी बैल जैसी मोटी गर्दन दबोच ली। उसने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग कर दिया और पूरी कुव्वत से उसे दबाने लगा। वो खासा जानदार आदमी था, इसीलिए मेरे काबू में नहीं आ रहा था। हम उस वक्त एक वसी अरीज सहन में थे। सहन के बाद एक बरामदा था। बरामदा क्या, लकड़ी की बल्लियों पर एक छप्पर सा पड़ा हुआ था। उसी छप्पर के कोने में धुंधली चिमनी की एक लालटेन लटकी हुई थी। उसकी गर्दन दबोचे दबोचे मैंने चंद लम्हे इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंदरूनी कमरों के दरवाजे बंद थे, मगर अंदर से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। वो गंजा अगर जरा सी भी आवाज निकाल देता तो अंदर से कोई भी आ सकता था। राम और हरी के सारे अंदाजे गलत हो गए थे कि उस वक्त रघु के घर में उसकी बीवी और बेटियों के अलावा कोई और नहीं होगा। मैंने जिस्म की पूरी कुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। गंजा बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा। लालटेन की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा मजीद भयानक लग रहा था। उसकी आंखें हल्कों से बाहर उबली पड़ रही थीं। फिर अचानक उसने हाथ पैर छोड़ दिए और बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। मैंने उसे एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कराटे का खौफनाक वार किया। चटाक की आवाज के साथ उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मैंने उसे आहिस्ता से फर्श पर डाला और उसकी तलाशी लेने लगा। उसकी जेब में चंद करेंसी नोटों और एक गरारीदार चाकू के अलावा कुछ न था। उसे अपनी कुव्वत पर इतना नाज था कि उसने चाकू निकालने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। उसकी यही खुशफहमी उसकी मौत का सबब बन गई थी। मुझे खदशा था कि गंजा वापस नहीं पहुंचेगा तो अंदर से कोई हाल दरियाफ्त करने जरूर आएगा। मैंने लाश घसीटकर दीवार के साथ डाल दी। उसे ठिकाने लगाने में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। मैंने चाकू जेब में डाला, आगे बढ़कर लाठी उठाई और दौड़कर फुर्ती से लालटेन बुझा दी। वहां एकदम खूब अंधेरा छा गया। मैं उस दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया जहां से बातें करने की आवाज आ रही थी। यार, तुम पत्ते तो बांटो। अंदर से कोई झंझला कर बोला। अरे यार, भूले को तो आ जाने दो, पता नहीं कहाँ जाकर मर गया। दूसरी आवाज आई। ठहरो,
मैं देखता हूँ। तीसरी आवाज सुनाई दी, या रघु तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूँ, साला जहां जाता है बैठ जाता है। यह आवाज किसी चौथे आदमी की थी। गोया अंदर कम से कम 4 आदमी तो थे ही, ज्यादा भी हो सकते थे। वो चारों मुसल्ला भी होंगे। मुसल्ला ना हुए तो हो जाएंगे, क्योंकि रामू के इत्तला के मुताबिक घर में असलहा भी मौजूद था। फिर अचानक अंदर से आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक गया। दरवाजा खुला और कोई बाहर निकल आया। मैं काफी देर से अंधेरे में था, इसलिए मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। बाहर निकलने वाले ने अपने पीछे दरवाजा फेर दिया था। वो लंबे कद और अखरे जिस्म का आदमी था। बदन पर धोती और कुर्ता था। सर्दी से बचने के लिए उसने जिस्म के गिर्द चादर लपेट ली थी। वो पीछे देखे बगैर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैरत से दाएं बाएं देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। मैंने चप्पल उतारी और पंजों के बल बेआवाज दौड़ता हुआ उसके सर पे जा पहुंचा। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। वो तड़प कर पलटा, मगर उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। मैंने उसके सर पर लाठी का भरपूर वार किया, जो उचटकर उसके शाने पर लगा। उसके मुंह से गुर्राहट से बुलंद हुई, मगर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। इसका मतलब ये था कि मेरा वार ओछा पड़ा था। उसने फौरन चादर एक तरफ फेंक दी और धोती के डब में हाथ डालने की कोशिश की। मैंने पूरी कुव्वत से उसके सीने पर लात जड़ दी। वो खुले दरवाजे में से बाहर गली में जा गिरा। उसके जिस्म से टकराकर दरवाजे से जोरदार आवाज पैदा हुई थी। नताइज की परवाह किए बगैर मैंने भी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मैं ये खेल जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता था, वरना वो लोग मुझे खत्म कर देते। मैंने उसकी थोड़ी पकड़कर जोरदार झटका दिया। फौरन उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी तलाशी ली तो मुझे पुरानी साख का एक भौंडा सा रिवॉल्वर मिल गया। उस वक्त वो रिवॉल्वर मेरे लिए किसी नेमत से कम ना था। मैं रिवॉल्वर लेकर उसी तेजी से उछला और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, क्योंकि दरवाजे की धड़धड़ाहट अंदर तक पहुंची थी और सहन में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर कोई बुलंद आवाज में कौन है, क्या हुआ चीखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरी लाठी पड़ी थी। वो लाठी से उलझकर यूं गिरा कि उसका आधा धड़ बाहर था और पैर अंदर थे। उसके हाथ में राइफल थी। मैंने आगे बढ़कर राइफल उसके हाथ से छीनी और उसके बट से उसकी खोपड़ी पे वार किया। उस वक्त मुझ पर खून सवार हो गया था। गिरने वाला चोट खा के साकित हो गया। क्या हुआ रघु? अंदर से कोई चीख कर बोला। मैंने इस दौरान में गोलियों की बेल्ट उसके शाने से घसीट ली थी। मैं जानता था कि फायरिंग से पूरा गांव जाग जाएगा, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा मकसद तो पूरा हो ही चुका है। मैं असलहे के लिए वहां गया था जो मुझे मिल गया है। अब वहां ठहरना फजूल था। ये सोचकर मैंने राइफल और गोलियों की बेल्ट कंधे से लटकाई और दौड़ता हुआ सामने वाली गली में घुस गया। अब एक परेशानी और हो गई थी। मेरी चप्पल भी वहीं रह गई थी। नंगे पैर दौड़ने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मैं दौड़ रहा था। मैं उस गली से गुजर के दूसरी गली में मुड़ा तो किसी ने धीमी आवाज में कहा, ठहर जाओ, आगे खतरा है। मैं मशीनी अंदाज में रुक गया और पलट कर देखा। एक हेवला से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने राइफल सीधी की, मगर आने वाला जल्दी से बोला, गोली मत चलाना, मैं रामू हूँ। रामू चाचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हैरान होकर कहा, मेरे साथ आओ। रामू ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे एक तरफ घसीटा। हम वहां से दूसरी गली में दाखिल हुए। कुछ आगे जाकर रामू एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। मेरी कुटिया तो यहाँ से दूर है। रामू ने फूले हुए सांसों के दरमियान कहा, मैं तुम्हें हरी भाई के घर ले आया हूँ, आओ अंदर आ जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़कर घसीट लिया। उसी वक्त एक कमरे से हरी निकल आया। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने लौ ऊंची करके हमारा जायजा लिया, फिर बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, यहाँ भी खतरा है। सामने वाले ऊंचे मकान के कोठे से हमें कोई देख सकता है। मैं और रामू अंदर दाखिल हो गए।